अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बखैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह जमात दहम की निसाबी किताब से उर्दू का छठा सबक देखते हैं। इस सबक का नाम है उर्दू मराठी के सकाफ़ती रिश्ते। हाँ तो प्यारे बच्चों, उर्दू मराठी के सकाफ़ती रिश्ते लिखने वाले मुसन्निफ़ सैयद याहिया नशीद। आइए हम इन रिश्तों को पेश दर्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो बात बताई गई है, पहली बात इसमें बताया गया कि इंसान ज़बान के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार करता है। यानी मालूम हुआ कि ज़बान इज़हार ख़याल का ज़रिया है। ज़बानें वक्त के साथ साथ तरक्की करती हैं, यानी कि ज़माना जैसे जैसे तरक्की करता है ज़बानों में भी निखार आने लगता है, ज़बानों में भी तरक्की होने लगती है। किसी इलाके में बोली जाने वाली ज़बान जब अपने आसपास मौजूद दूसरी ज़बानों के ताल्लुक़ में आती है तो फितरी तौर पर उसका असर भी कबूल करती है। एक ज़बान के अल्फाज जब दूसरी ज़बान में शामिल होते हैं तो वह मज़ीद तरक्की याफ्ता होती चली जाती है। उर्दू ज़बान ने भी कई ज़बानों के असरात कबूल किए हैं। देखिए, यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बात ये है कि अगर एक इलाके में किसी भी XYZ या कोई भी इलाके में कोई ज़बान बोली जा रही है तो उसके आसपास का जो भी इलाका है या आसपास के इलाके में जो भी ज़बान बोली जाती है तो ज़ाहिर सी बात है उसके अल्फाज के या उसके तलफ़्फ़ुज़ के असरात इस ज़बान पर ज़रूर पड़ते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हम अपने इलाके से किसी और इलाके में जाकर चंद रोज़ भी रहते हैं तो उस इलाके में रहते हुए वहाँ के लोगों के रहन सहन और वहाँ की बोली भाषा, वहाँ के लोगों की ज़बान हमारी ज़बान पर असर करने लगती है या हमारी ज़बान का कुछ असर उनके साथ भी होने लगता है। तो धीरे धीरे गैर महसूस तरीक़े से हमारी ज़बान में भी ऐसे अल्फाज आने लगते हैं जो हकीकत में हमारे इलाके से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, लेकिन ऐसे अल्फाज हमारी ज़बान में रच बस जाते हैं और फिर हमारी ज़बान की नोयत कुछ हद तक बदल जाती है। और यही मामला अगर मुसलसल तौर पे रहे तो फिर ज़बान में भी तरक्की होती चली जाती है। तो इसी तरह की मिसाल उर्दू ज़बान की है कि उर्दू ज़बान को इसीलिए लश्करी ज़बान भी कहा जाता है, क्योंकि उर्दू ज़बान ने भी कई ज़बानों के असरात को कबूल किया, जैसे कि हिंदी, जैसे कि मराठी, फ़ारसी, अरबी, तुर्की, यूनानी, ऐसे बहुत सारे ज़बानों के असरात यानी कि उनके अल्फाज को अपनी ज़बान में कबूल किया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अदब समाज का आईना है। समाज में जो भी तब्दीलियाँ रूनुमा होती है उनके असरात अदब पर पड़ते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात ये बताई गई कि अदब जो है समाज का आईनादार होता है। आईना होना यानी कि आईने में अक्स नज़र आता है, आईने में हकीकत नज़र आती है। तो यहाँ अदब के ज़रिए समाज की कैफियत को, समाज के हालात को, समाज की नोयत को ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ बताया ये गया कि इनके असरात अदब पर पड़ते हैं। जो भी तब्दीलियाँ समाज में होती है, समाज इक़दार, रसूमात, रिवाज और तहज़ीबी व तमद्दुनी रिवायत से अदब मौज़ूआत अख़ज़ करता है और उन्हें समाज में पेश करता है। देखिए, यहाँ बताने की बात यह है कि अदब में किन चीज़ों को जगह दी जाती है। तो अदब में समाजी इक़दार, समाजी क़दरें क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, रसूमात किस तरह की होती हैं, रिवाज और तहज़ीबी तमद्दुनी रिवायात किस तरह की हैं, ये तमाम बातों को अदब में जगह दी जाती है। ये तमाम को मौज़ू बनाकर पेश किया जाता है। और दूसरी अब समाज में नशोनुमा पाने के दौरान बाज़ मर्तबा किसी ज़बान का अदब दूसरी ज़बान के अदब को मुतासिर करता और दूसरी ज़बान की अदबी रिवायतों को भी कबूल करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको बताती चलूँ कि हमने कई दफ़ा ड्रामे के बारे में सुना है या नावल के बारे में सुना है या किसी और भी तसनीफ़ के बारे में या फिर अस्ताफ़ सुखन के बारे में देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये तो फ़लाँ ज़बान से लिया गया है या फ़लाँ का यहाँ पे ये ड्रामा है।
जैसे कि ड्रामा हो या नावेल हो, ये किसी और ज़बान से ताल्लुक़ रखते थे, हमारी ज़बान में इसे ज़म किया गया है और हमारी ज़बान में आकर यहाँ पर इसको अलग अंदाज में पेश किया जा रहा है। मतलब रिवायतों को कबूल करके इस तरह से अदब में इन्हें जगह दी जाती है। उर्दू के असरात की वजह से मराठी में जिस तरह गज़ल को फ़रोग़ हासिल हुआ, इसी तरह मराठी के असरात की वजह से उर्दू में कई मराठी असनाफ़ को कबूल किया गया है। जैसे पौड़े है, गीत है वग़ैरह, ऐसी कई चीज़ें क्या है उर्दू के मराठी के जो है उर्दू में आ गए, और उर्दू के बहुत से जैसे गज़लें वग़ैरह उसी तरह से मराठी में आ गई हैं। दर्ज झेल सबक में उर्दू मराठी के बाहमी सक़ाफ़ती असरात का जायज़ा लिया गया है। अब जो हमने सबक देखना है, इस सबक के ज़रिए बाहमी सक़ाफ़ती असरात का जायज़ा लिया गया है। मतलब यहाँ पर दोनों की कल्चर, दोनों की तहज़ीब को बताने की कोशिश की गई है। चलिए हम जान पहचान करते हैं सैयद याहिया नशीद साहब से, थोड़ी सी इनसे मुलाकात भी कर लें ताकि हमें सबक समझने में मज़ीद आसानी हो सके और हमारे सबक का हक़ भी अदा हो जाए। जान पहचान के ज़रिए मालूम पड़ता है कि सैयद याहिया नशीद 1 जनवरी 1950 को कलगांव ज़िला अहतमहल में पैदा हुए। 41 साल दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्तगी के बाद 2007 में वो बहैसियत हेडमास्टर मुलाजिमत से सबकदोश हुए। मुलाजिमत से सबकदोश होना यानी वजीफ़ा याब होना या मुस्तफ़ी हो जाना। मुलाजिमत उनकी ख़त्म हो चुकी थी। आपको तहक़ीक़ व तनक़ीद से भी गहरी दिलचस्पी है। तहक़ीक़ व तनक़ीद में भी आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मालूम पड़ती है। उर्दू में हम्द व मुनाजात, हिस्टोरी, फ़िक्र व फ़लसफ़ा, उर्दू मराठी के तहज़ीबी रिश्ते आपकी काबिल ज़िक्र तसानीफ़ हैं। अदबी ख़िदमत के एतराफ़ में आपको सेतो माधुराव पगड़ी अवार्ड, मौलाना क़ाज़ी सज्जाद हुसैन अवार्ड और हफ़ीज़ मेरहटी अवार्ड से नवाजा गया है। यहाँ पर चंद एक अवार्ड के नाम दिए गए हैं, जैसे बताया गया है सेतो माधुराव पगड़ी अवार्ड, सेतो माधुराव पगड़ी अवार्ड, मौलाना क़ाज़ी सज्जाद हुसैन अवार्ड और हफ़ीज़ मेरठी अवार्ड। ऐसे अवार्ड से आपको नवाजा गया है। इस तरह से इनकी जान पहचान हमारे सामने आई है और हमें अभी तक इनके अल्लाह ने और हयाती दे इनके, ताकि ये उर्दू की और ज़्यादा मज़ीद खिदमत कर सके। इनकी बस तारीख़ विलादत का ही पता चला है। चलिए यहाँ जान पहचान मुकम्मल हुई। हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के ज़रिए सबक को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।